Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube channel. Myself रजनीश कुमार। आज हम जो क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस वगैरह की थी। आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सारी चीजें समझ ली होगी। इस वीडियो के लिए भी मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को सारा अच्छे से देखा करें, एंड तक समझें पूरा कंटेंट को कॉन्सेप्ट वाइज, और उसी के बाद ही अपने नोट्स तैयार करेंगे नोटबुक में। क्लियर है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, पार्ट 2 ऑफ सेकंड चैप्टर। डेफिनेशंस जो है हमने पढ़ी थी, उसमें हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि मैटर जो होता है प्योर सब्सटेंस अलग प्रकार का जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब जो होमोजीनियस जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है उसी को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? मिक्सचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस थे वो दो कैटेगरीज में आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बारे में हम और दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो आज हम देखेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो बेसिकली दो काइंड्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या फर्क है। डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू, इसका मतलब हर जगह इसकी जो संरचना है, मेकअप है, वो एक जैसा है, हर जगह एक जैसा है। हम इस मिक्सचर के मिश्रण के किसी भी हिस्से से सैंपल ले लें, वो एक जैसा दिखेगा, उसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किन किन को मिलाकर के बनाया गया, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हर जगह एक जैसा वो दिखाई देता है। ठीक, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, समझ में आ गया? जिन चीजों को वो मिला करके कंपोज किया गया है, बनाया गया है, वो अलग अलग हम पहचान नहीं सकते देखने के बाद में। ठीक है ना? उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो भी हमने हिस्से मिला करके मिश्रण तैयार किया है उसके उन हिस्सों को हम आसानी से सिंपल सिंपल फिजिकल टेक्निक्स मेथड से अलग नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो इसके कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल्स हैं हमारे? मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड व्हीट फ्लोर। ठीक है, हमारा जो खाने का नमक है वो, और गेहूं का आटा। अब अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो मुझे बताओ, हमको पहचान में नहीं आएगा कौन सा तो नमक है कौन सा आटा है। सेकेंडली, ना पहचान में आएगा और यूनिफॉर्म होगा कंपोजिशन, और हम उनको अलग भी नहीं कर पाएंगे। एक बार मिक्स हो गया तो नमक में से, आटे में से नमक को नहीं निकाला जा सकता। समझ में आ गया? इसी प्रकार से सी वाटर, समुद्री पानी, उसमें कई प्रकार के सॉल्ट्स घुले रहते हैं समुद्री पानी में, तो वो क्या है? वो भी होमोजीनियस हमको दिखाई देता है। ठीक है, एयर, एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। एयर में कई प्रकार के हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, हमको अलग अलग नहीं नजर आते, हम उनको पहचान नहीं सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ग्राम फ्लोर एंड मेज फ्लोर। ग्राम फ्लोर मतलब होता है चने का आटा, बेसन, एंड मेज फ्लोर मतलब मक्के का आटा। दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, क्रीमिश क्रीमिश कलर है। इनको आपस में मिक्सअप कर दें तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बेसन और कौन सा मक्की का आटा है। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं हम, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो इनका कंपोजिशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये अलग अलग जगह पे कंपोजिशन इसका अलग अलग होगा, कहीं पे कोई चीज ज्यादा मिलेगी, कहीं कोई चीज कम मिलेगी, यूनिफॉर्म मिक्सअप नहीं होते। ठीक है, और इसलिए क्या है? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, तो इनमें जो जो कंपोनेंट्स अलग अलग हैं उनको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बोरी में से कोई गेहूं का सैंपल मांगते हैं किसी शॉप पे, तो उसके अंदर हमको कुछ हस्क के पीसेस मिल जाते हैं, इल्ली वगैरह मिल सकती है, कुछ कुछ दूसरे वीड्स के सीड्स वगैरह मिल सकते हैं, तो हम सब अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये क्या है? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पहचानना संभव है, और पहचानना संभव है तो उनको आसानी से सेपरेट करना भी संभव है फिजिकल मेथड्स के द्वारा। तो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन, हम चुंबक का यूज करके, मान लो सैंड है, सैंड में कोई लोहे के कण बिखरे हुए हैं, तो चुंबक का यूज करके हम क्या है? लोहे के कण को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सीविंग, छान करके निकाल सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं? क्या हम बजरी की ट्रॉली मंगाते हैं तो उसमें कई कंकड़ वगैरह होते हैं ना, ग्रेवल, पोटे, तो उसको अलग कैसे करते हैं? छान के कर लेते हैं, तो फाइन सैंड अलग हो जाती है जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है। आटा छान लेते हैं हम तो उससे जो भूसा है वो अलग निकल जाता है हमारा। ठीक है, फिल्ट्रेशन, पानी, लिक्विड्स को छानना, चाय बनाने के बाद में छानते हैं तो नीचे जो पीने योग्य जो चाय है लिक्विड फॉर्म में फिल्टर टी वो नीचे आ जाती है, और ऊपर जो वेस्ट रेसिड्यू रह जाता है वो अलग कर सकते हैं।
और वो दिखाई भी देता है हमको चाय में, तो इसलिए ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। विनोइंग में क्या करते हैं हम, खेतों में जो अनाज होता है उसके अंदर हस्क वगैरह जो होता है ना, जब हवा चलती है तो उसको कुछ ऊंचाई से बरसाते हैं, तो हवा के साथ हल्का जो हस्क पार्टिकल्स होता है वो उड़ के दूर तक चल जाते हैं और अनाज का ढेर लग जाता है नीचे। हैंड पिकिंग, हम हाथों से बीन के भी उठा सकते हैं घर में, कभी आपकी मदर्स वगैरह चावल बनाने हैं या कोई भी दाल वगैरह बनानी है तो थाली में लेकर के उसको थोड़ा सा उसमें कंकड़ वगैरह उठा देते हैं, साफ कर देते हैं उसको, तो इसी को हैंड पिकिंग बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं और उनको अलग भी करना आसान है सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल्स क्या है इसका, सल्फर एंड आयरन फाइलिंग, सल्फर की जगह हम सैंड भी ले सकते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें इनको अलग कैसे करेंगे, हम एक मैग्नेट को यूज करके अलग कर सकते हैं, आयरन जो पार्टिकल्स मैग्नेट से चिपक जाएंगे। व्हीट एंड स्ट्रॉ पीसेस, गेहूं है, गेहूं के अंदर उसका जो स्ट्रॉ पीसेस है वो हम इनको विनोइंग के द्वारा अलग कर सकते हैं, फटकार के अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स, रेत में से अगर हमको लोहे के कण निकालने हैं, चूर्ण निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के कुछ एग्जांपल्स और दोनों में डिफरेंसेस। आप दोनों डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में पार्टीशन बना के भी कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली जो हमारे मिश्रण होते हैं, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, क्या 3 कैटेगरीज है हमारे, सॉल्यूशंस जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसका सस्पेंशन एंड कोलॉइड, और कोलॉइड का एक और नाम भी है सॉल्स भी कहा जाता है इसको, SOLS सॉल्स। ठीक है, तो इन तीनों में क्या कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या लक्षण या गुण होते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सॉल्यूशन जो होता है उसके 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट वो कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है। फॉर एग्जांपल, एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच शुगर मिला दी, तो ज्यादा मात्रा में तो पानी लिया, वो सॉल्वेंट हो गया, जो घुलने वाला कंपोनेंट है। और जो चीज घुल रही है कम मात्रा में है, शुगर, वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है कि नहीं? ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, इनमें क्या बेसिक गुण है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहला है क्या पॉइंट है इसका, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो है, दो अलग अलग प्रकार की चीजों को मिलाने से बन रहा है। ठीक है, और कोई भी किसी भी रेशियो में ले लो, और ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। इसका मतलब हम जिन दो चीजों को मिला देते हैं, कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद में उनको अलग से पहचान पाना संभव नहीं है, यूनिफॉर्म दिखता है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच चीनी घोल दो, उसके बाद घुलने के बाद में हमको नहीं पता चलेगा कि चीनी कौन सी और पानी कौन सा है। होमोजीनियस मिक्सचर, पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो चीज हम घोलते हैं सोल्यूट, उसका जो पार्टिकल साइज है, उसके जो पार्टिकल सोल्यूट का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर, एनएम होता है, नैनोमीटर से भी छोटा होता है। समझ में आ गया? 1 नैनोमीटर ऐसे छोटा होता है। अभी 1 नैनोमीटर होता है क्या चीज है बता दूं मैं, तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब ये कितना होता है, तो ये हम आपके समझने के लिए बता दूं, 1 मिलीमीटर जितना पीस, 1 मिलीमीटर जितनी लंबाई को 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दो। 1 millimeter when divided into 10 lakh parts, वो जो छोटा सा पार्ट आएगा उसको 1 नैनोमीटर कहते हैं। समझ में आ गया? तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो आंखों से तो दिखेगा भी नहीं। इसी कारण से होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट को हम अलग से पहचान नहीं सकते। समझ में आ गया? देन उसके बाद है जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो इसके बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम थोड़ी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जब इन तीनों की प्रॉपर्टीज कर लेंगे हम कि क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट है। कोई भी व्हाइट लाइट जब भी हम किसी सॉल्यूशन से पास कर देते हैं ना, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि लाइट उनसे आर पार ऐसे कैसे गुजर जाती है बिना प्रभावित हुए, और लाइट स्कैटर नहीं होती, इधर उधर उसका रास्ता मुड़ता नहीं है, और लाइट का जो पाथ है वो इनविजिबल ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर लाइट इधर उधर स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, उसका रास्ता नजर आने लगता है, तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स है वो शो करेंगे टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट है। तो सॉल्यूशन को स्कैटरिंग इफेक्ट शो नहीं करते। तो आगे मैं एक छोटी सी एक्टिविटी से बता दूंगा मैं क्या है, ठीक है ना। तो ये शो नहीं करते, जबकि बाकी दोनों करते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड करते हैं। उसके बाद अगला क्या है, यदि मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, ट्रू सॉल्यूशन, और उसको लंबे समय तक अनडिस्टर्ब, बिना छेड़खानी किए अगर रख दे, तो जो सॉल्यूट हमने घोला है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता। तो इसका मतलब एक बार सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन ही पड़ा रहता है, स्टेबल रहता है लंबे समय तक। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। समझ में आ गया? सॉल्यूट जो हमने घोल दिया है सॉल्यूशन के अंदर, वो नीचे नहीं बैठता, व्हेन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया? लंबे समय तक सॉल्यूशन को बिना छेड़े छोड़ दे
तो वो सॉलिड पार्टिकल्स अलग हट के नीचे नहीं बैठ जाते, और इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल होता है। ठीक है, वो अलग अलग कंपोनेंट्स में अपने आप नहीं बटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन। चलिए मान लीजिए नमक और पानी मैंने घोल दिया, तो छान करके कैसा भी कपड़ा, छलनी, फिल्टर पेपर कुछ भी ले लो, छान करके हम नमक को या चीनी को पानी में से अलग नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन का गुण होता है, सोल्यूट पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी छलनी, फिल्टर पेपर है उसके भी छेदों से पार आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन। छानने वाली तरीके से हम इनको अलग नहीं कर सकते सॉल्यूट को सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे, NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, नमक को पानी में घोल दिया जाए ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, चीनी को पानी में घोल दिया जाए ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। इसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, इनको पानी में घोलते हैं, जो भी सॉल्यूशन बनेंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, सॉल्यूशन के। चलिए सस्पेंशन का देख लेते हैं क्या है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें हम क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी हम दवाई लेके लाते हैं, तो अक्सर वो दवाई पता है ड्राई पाउडर फॉर्म में आती है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक उसमें पानी ऐड करके प्रॉपर्ली शेक करके दिया जाए। वो जो सिरप बनाए जाते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, तो जिन दवाइयों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि अच्छे से शेक करके देना, वो सस्पेंशन होते हैं। इसका मतलब है कि उनमें जो हमने घोला है सॉल्यूट, वो कुछ समय बाद में सॉल्वेंट से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। ठीक है कि नहीं, तो उसको वापस से घोलना जरूरी है, कंसिस्टेंसी देना जरूरी है। ठीक है, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचान पाना संभव होता है। ओके जी, सॉल्यूशन की तरह ही पार्टिकल साइज बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा जरूर है कि इसको हम नेकेड आई से देख सकते। समझ में आ गया, तो सॉल्यूशन में तो बहुत छोटा था, नहीं दिखाई देता था हमको आंखों से, जबकि यहाँ पे पार्टिकल साइज होता है ना, इतना बड़ा होता है, इनफ टू बी सीन बाय नेकेड, हम केवल आंखों की मदद से आसानी से उसको देख पाएंगे। ठीक है, अब पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है, तो जब लाइट पास करते हैं उसमें से, तो लाइट जब टकराती है इन बड़े बड़े पार्टिकल से, तो लाइट तितर बितर हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और हमको पता है कि हमको कोई भी चीज कब दिखाई देती है, जब किसी वस्तु पे लाइट पड़ती है तो वो वस्तु लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों से टकराती है, तो वो चीज हमको दिखाई देती है। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के इतने बड़े हैं कि उस पर लाइट टकराएगी, टकरा करके इधर उधर स्कैटर होगी, और स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों से टकराती है तो पार्टिकल चमकते हैं। समझ में आ गया, सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, उनको दिखाई देने लगते हैं। और अगर हमको सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इधर से लाइट गुजरी है, क्योंकि वहीं से तो टकरा करके आ रही है, तो लाइट का रास्ता नजर आने लगता है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। जबकि सॉल्यूशन में पाथ नजर नहीं आएगा कहां से लाइट गई, क्योंकि वहां पार्टिकल ही नहीं दिख रहे। समझ आ गया, तो इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, इट स्कैटर्स लाइट बिकॉज ऑफ द लार्ज पार्टिकल साइज। क्लियर है, उसके बाद द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन। समझ में आ गया, मैंने बताया था ना हेट्रोजीनियस क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ग्रेविटी के कारण वो कुछ देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, छान सकते हैं उनको आराम से। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो उसको वापस सस्पेंशन बनाने के लिए उसको शेक करके घोलना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, उसके बाद द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उनको छान के अलग कर सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा साइज है पार्टिकल्स का। पानी है, पानी की बकेट में रेत घोल दें, कुछ समय तक रेत लटके रहेगी, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी। मडी वाटर है, कीचड़ वाला पानी, कुछ समय तक मिट्टी घुली रहेगी फिर नीचे बैठ जाएगी। तो ये सारे सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे एग्जांपल्स क्या है सस्पेंशन के। चॉक पाउडर डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी, पानी के अंदर चूना घोल दे, बहुत सारे चॉक पाउडर घोल दे, पहले तो व्हाइट हो जाएगा पानी, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद मडी वाटर, कीचड़ का पानी, कीचड़ सारा मिट्टी नीचे बैठ जाती है। स्टार्च डिसॉल्व्ड इन वाटर, स्टार्च जो होता है चावल वगैरह से निकलता है, मांड या फिर क्या मक्के से भी निकल सकता है, तो स्टार्च को यदि हम पानी में घोलते हैं तो उसका भी क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है, कुछ समय बाद वो नीचे बैठ जाता है। समझ में आ गया, ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, सस्पेंशन की। चलिए आगे चलते हैं, अगला है हमारा प्रॉपर्टी किसकी, कोलॉइड की। ठीक है, तो कोलॉइड को हम क्या कह सकते हैं, सॉल के नाम से भी जानते हैं, SOLS, सॉल्स। अच्छा, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस, इसका मतलब इसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं। ठीक है कि नहीं, क्या अब पार्टिकल साइज कैसा है इसका, तो जो सॉल्यूशन हमने कैटेगरी 1 पढ़ी थी जहां पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, उससे तो बड़ा होता है, बट सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उससे छोटा, मतलब समझ आएगा, ये बीच का इंटरमीडिएट, द पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। समझ आ गया, सस्पेंशन से तो छोटा है पार्टिकल, दिखता नहीं आंखों से, और सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से क्या है, बड़ा है। ठीक है कि नहीं, क्या बट अभी भी इतना छोटा तो होता है कि उसको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। समझ में आ गया, काफी छोटा है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा, सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा। ठीक है, चलो अब
इतना बड़ा है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इसका मतलब सिर्फ सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, और कोलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स दोनों ही लाइट को स्कैटर करते हैं, उसके पाथ को विजिबल बना देते हैं। ठीक, चलिए, द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन कोलॉइड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अपने आप से कोलॉइड के में जो सॉलिड पार्टिकल्स है नीचे नहीं बैठते, जैसे सस्पेंशन बैठ जाते हैं। इसका मतलब कुछ हमको हीट ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा तभी जाके बैठते हैं। एग्जांपल है मिल्क। अब दूध को हम कितने भी समय तक ऐसे रखा रहने दें तो उसमें जो प्रोटीन है कुछ नीचे अलग से नहीं बैठ जाता, पानी ऊपर नहीं आ जाता, समझ में आ गया। लेकिन अगर उसको हम बॉईल कर लें, गर्म कर लें, तो मलाई क्रीम ऊपर आ जाती है। ठीक है कि नहीं का, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट अगर हम उसमें एसिड डाल दें, कोई एसिडिक एसिड डाल दें या नींबू डाल दें तो फट जाता है, तो पानी अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं का। तो या तो केमिकल ट्रीटमेंट या हीट देकर की पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकता है, अपने आप से नहीं होगा जैसा सस्पेंशन में होता था। समझ में आ गया। तो इसलिए ये स्टेबल ही माना जाएगा। समझ में आ गया, मतलब जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक छेड़खानी ना करें। ठीक, केमिकल है, हीट ट्रीटमेंट से हो सकता है। उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन। अभी भी इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि छान के अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग करने का एक तरीका है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आ गया। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीका है जिसमें हम क्या, एक टेस्ट ट्यूब में उस चीज को लेकर के बहुत तेजी से हाई स्पीड पे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं, और घुमाने के कारण एक आउटवर्ड फोर्स लगती है सॉलिड पार्टिकल्स पे, वो सारे नीचे जमा हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस चीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे दोबारा से। तो ये तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके द्वारा कोलॉइड में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना संभव है, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स इसके, मिल्क दूध हो गया, फॉग कोहरा धुंध, डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, हमारा जो एयर एटमॉस्फेयर वो भी कोलॉइड ही है। ठीक है, खूब सारी डस्ट होती है, वो एयर में घुली मिली रहती है, कभी भी पूरी सेटल डाउन नहीं होती, पड़ी रहती है वैसे। ठीक है, लेकिन हम क्या, जैसे स्मोक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, वहां पे डस्ट को हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, पानी वगैरह छिड़क के भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, उसको नीचे जमा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, ये हमारा था थर्ड वाला पार्ट, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अभी हम देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या था। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन करते हैं। क्लियर है। सो क्या है टिंडल इफेक्ट? व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट की खूब सारी रेज का समूह, मतलब बीम छोड़ी जाए किस पे, इस पास थ्रू एक कोलॉइड, या तो कोलॉइड में से पास कर दें या फिर सस्पेंशन में से करते हैं, बर्तन में लेना है इन दोनों को। इट गेट्स स्कैटर्ड, ये फैल जाती है इधर, तितर बितर हो जाती है, बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम ने लिया, चाहे कोलॉइड या सस्पेंशन लिया, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसको बिखेर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच, अच्छा बिखर जाएगा तो क्या बताया मैंने, लाइट का रास्ता नजर आने लगता है, ड्यू टू विच इट्स पाथ बिकम्स विजिबल। समझ में आ गया। और यही फिनोमिनन जो है ना लाइट को स्कैटर करने का, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये किस किस की है प्रॉपर्टी, ये कोलॉइड और सस्पेंशन की है, ट्रू सॉल्यूशन की नहीं है। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन की क्यों नहीं है? In a true solution, the particle size of solute is too small to scatter light. Particle size बहुत छोटा होता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टैंकर आपके घरों में आता होगा, टैंकर से पानी आता है, आप अपने टैंक में डलवाते हो। चलिए, अब वो टैंकर का जो पाइप है उससे पानी गिर रहा है, अब उस पानी की जो पूरा धारा आ रही है, उसके रास्ते में अगर एक छोटा सा कंकड़ आ जाएगा, छोटा सा कंकड़ आ जाएगा, तो उस पानी का जो धारा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर उसी पानी के धारा में यदि आप अपना सर लगा दोगे बीच में, तो पानी फैल जाएगा इधर। तो छोटे से कंकड़ ने तो पानी को इधर फैलाया नहीं, जबकि आपके सर ने या बड़ा पत्थर रख देंगे उस पर गिराएंगे तो फैलेगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल साइज बड़ा होगा ना, तो वो फैला देगा लाइट को, और छोटा होगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो सस्पेंशन और कोलॉइड ही शो करते हैं। अगला स्लाइड में डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये देखिए, तो अब ये जो फर्स्ट जार है जिसमें व्हाइट वाला सॉल्यूशन है, ये क्या है, फ्लोर एंड वाटर, आटा है और आटे को हमने पानी में घोल दिया, पूरी तरह से घोलता नहीं, सस्पेंशन बन जाता है। स्टार्च घोल सकते हैं, आटा घोल सकते हैं, कुछ भी घोल सकते हैं, आटे में भी स्टार्च होता है। तो यहाँ से हमने टॉर्च से लाइट मारी, लाइट पास की, तो ये देखो लाइट, इसके अंदर जो पार्टिकल्स कण होंगे ना छोटे छोटे, हम मिल्क भी ले सकते हैं, मिल्क और पानी का मिक्सचर भी ले सकते हैं। तो ये लाइट को स्कैटर करेंगे तो लाइट क्या है, अगल बगल से, ऊपर से, साइड से बाहर आएगी, और हमको क्या, लाइट का रास्ता नजर आने लगता है। तो कोनिकल पार्ट सा दिखाई देता है हमको ऐसा। जबकि यही लाइट पार आकर के जब ट्रू सॉल्यूशन में से गुजरेगी, तो यहाँ एग्जांपल किसका ले लें, वाटर एंड रेड शुगर। कोई भी रेड शुगर, तो हल्का रेडिश कलर का सॉल्यूशन बन गया। हम प्लेन व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं। तो शुगर और पानी का सॉल्यूशन है, तो इसमें से देखो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, लाइट पार आ जाएगी लेकिन हमको इसके अंदर लाइट नजर नहीं आएगी। समझ में आ गया। तो कोलॉइड ने स्कैटर कर दिया जबकि इसने नहीं किया, सस्पेंशन भी करेगा स्कैटर। समझ में आ गया। तो ये था स्कैटरिंग इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है सबको। चलिए इसका डायग्राम बना लेंगे टिंडल इफेक्ट के साथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं
दो मेन प्रकार के चेंजेस, बदलाव, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज, और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था, एक बार और फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होते हैं फिजिकल चेंज? इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस की केवल केवल इसमें जो भौतिक प्रॉपर्टीज है, भौतिक लक्षण वही चेंज होते हैं। क्या क्या चेंज हो सकता है इसमें? शेप बदल सकता है उसका, साइज बदल सकता है, बड़ा छोटा होना, वॉल्यूम आयतन बदल सकता है उसका, डेंसिटी घनत्व बदल सकता है, और या फिर फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनमें आपस में परिवर्तन हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलती है। शेप का एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, पेपर को मैंने फाड़ दिया छोटा, तो शेप बदल गया, साइज छोटा हो गया, ठीक है कि नहीं? वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। अब उसको मैं पिघला दूंगा ना, तो उसका वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। बर्फ ज्यादा जगह गिरती है, पानी कम जगह गिरता है। एक या पानी का गिलास हम बिल्कुल फ्रीजर में डाल दें तो बर्फ जब बन जाएगी उससे, तो बर्फ बाहर निकल आएगी, तो बर्फ क्या फैलती है, तो वॉल्यूम में बदलाव होता है, फिजिकल चेंज। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। ये होता है क्या कि किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास पैक, ठीक है। तो वाटर और आइस का ही ले लेते हैं। आइस जो होती है उसकी डेंसिटी, जब भी पानी से बर्फ या बर्फ से पानी बनेगा तो डेंसिटी में परिवर्तन होता है। आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से, इसलिए हल्की होती है, तैरती है। इसी प्रकार से फिजिकल स्टेट, पानी से मैंने बर्फ बना दिया तो सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, अगर हम इवेपोरेट कर देंगे बॉईल करके। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स फिजिकल चेंजेस के, फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन, कलर भी बदल सकता है उसका, ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। समझ में आ गया? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, केमिकल फॉर्मूला वो का वही रहता है। पानी है, पानी को चाहे हम सॉलिड से लिक्विड कर लें, लिक्विड से गैस कर लें, द फॉर्मूला विल ऑलवेज बी H2O। समझ में आ गया? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज द केमिकल फॉर्मूला रिमेन्स सेम, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एज हीट और लाइट। हीट या लाइट के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी प्रकार से एनर्जी बाहर निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती। ये कंपलसरी नहीं है, ये मे बी और मे नॉट भी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है मोस्टली रिवर्सिबल। ये क्या है? उल्टे भी हो सकते हैं। मान लीजिए बर्फ है, बर्फ से पानी बन गया तो पानी से वापस क्या बर्फ बन सकता है। समझा गया? तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर है? तो ये थे हमारे फिजिकल चेंजेस। कुछ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच की शीट है, टूट गई, छोटे पीस हो गए, साइज ही बदला, लेकिन कोई भी नया चीज नहीं बना, अभी भी वो ग्लास के पीस ही। इसी प्रकार से चॉपिंग ऑफ वुड, समझ में आ गया? लकड़ी को काटना, तो लकड़ी का बड़ा लट्ठा है, वो भी लकड़ी है, उसको छोटे छोटे पीस में कटवा दिया, छील दिया, तो वो भी लकड़ी है, दोनों एक जैसे जलेंगे। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, नया चीज नहीं बन रही है। उसके बाद मेकिंग सैलड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों से सलाद बनाना, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ साइज ही चेंज हो रहा है, काट के चाकू से हम छोटा कर रहे हैं, जो चीज है बेसिक वो तो वही रहने वाली है। उसके बाद टीयरिंग ऑफ पेपर और क्लॉथ, कपड़े को फाड़ लेना या पेपर के छोटे छोटे पीसेस कर देना, तो बेसिक चीज वही रहने वाली है, सिर्फ साइज चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। एंड वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, अगेन चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व है, बताया था ना मैंने। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जांपल जो है वो सारे के सारे क्या है, ये फिजिकल चेंजेस के हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस हैविंग टोटली डिफरेंट, व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। एक नए प्रकार का सब्सटेंस बन जाता है जो कि पूरी तरीके से जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे क्या होता है? अलग होता है। किस मायने में अलग होता है? केमिकल फॉर्मूला बदल गया और सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती है फिजिकल केमिकल। समझ में आ गया? तो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन है, गैस है, हाइड्रोजन है, गैस है, इनके रिएक्शन से हमने पानी बना दिया, तो पानी क्या है? लिक्विड है, ये अलग ही प्रकार का है, ठीक है। तो वो दोनों में से देखो, ऑक्सीजन जलाने के काम आती है, हाइड्रोजन जलती है, जबकि पानी आग बुझाता है। प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो गई, फॉर्मूला चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, गुण चेंज हो गए, ठीक है कि नहीं का? तो इस प्रकार से नई चीज बन जाना, फॉर्मूला बदल देना, ये केमिकल चेंज हो गया। इसमें क्या है? एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज इन्वॉल्व। यहाँ पक्का पक्का या तो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, या हीट एनर्जी बाहर निकलते हीट या लाइट के रूप में। तो पिछले वाले में फिजिकल में कंपलसरी नहीं था, इसमें जरूर कंपलसरी है। उसके बाद अधिकतर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब समझ आ गया? दे कैन नॉट बी रिवर्स। एक बार एक डायरेक्शन में बदलाव हो गया तो उल्टा करना मुश्किल होता है बहुत। अधिकतर, कुछ में संभव है, बट अधिकतर जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, दे कैन नॉट बी
रिवर्स इजीली। एक कागज को जला दिया, राख बन गई, राख से कागज नहीं बना पाएंगे। दूध है, दूध से हमने कर्ड बना दिया, दही बना दिया, तो दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है, तो अब दही से मिल्क नहीं बना पाएंगे, समझे? इरिवर्सिबल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, जितनी भी बर्निंग वाली प्रक्रिया सारी केमिकल होते हैं, क्योंकि जलने के बाद में राख बन जाते हैं, राख से हम वापस पहले वाली चीज नहीं पा सकते। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी, पेपर, चारकोल, कुछ भी जला दो, केमिकल चेंज, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होता है, हीट बाहर निकलेगी। वैक्स जला देना कैंडल वाला, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनना किससे, दूध से, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो क्या है, कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, फल कच्चा होता है, मैंगो है फॉर एग्जांपल, उसमें एसिड है खट्टा, और पकने के बाद में उसमें स्वीटनेस आ जाती है, शुगर आ जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, ये भी केमिकल चेंज है। उसके बाद फूड स्पॉइलेज, भोजन खराब हो जाना, सड़ जाना, खराब हो जाना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये सारे, इससे क्या, बैड ओडर, बेकार स्मेल आ जाती है, नए केमिकल्स बन जाते हैं, पॉइजनस, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे हमारे केमिकल चेंज के, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया आज के लिए हमारा ये सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख करके समझ के नोट कर लीजिए। अभी किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।